मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन सियासी शोर तेज हो चला है और इस शोर में सिर फुटबॉल का जोर दिखने लगा है। राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, वो गठबंधन अब दिल्ली की लड़ाई के बहाने क्या टूटने की कगार पर है। आज आम आदमी पार्टी ने बकायदा इसके लिए मुहिम शुरू कर दी है। कहानी की पूरी इनसाइड स्टोरी रखेंगे आपके सामने। बाबा साहब आंबेडकर पर विवाद थमा भी नहीं कि महात्मा गांधी के ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाले गीत पर विवाद हो गया है। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान इस गीत के बोल पर हंगामा हुआ। गायिका को माफी मांगनी पड़ी। प्रियंका गांधी से लेकर लालू यादव तक बीजेपी पर टूट पड़े। बीजेपी इससे पल्ला झाड़ रही है। यह भी खबर रखेंगे आपके सामने। उधर बिहार की सियासत का सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। कल तक नीतीश कुमार को जो कोस रहे थे, अब नीतीश को साथ आने का मानो न्योता दे रहे हूं। आरजेडी वालों का कहना है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटेंगे। उधर संभल की खुदाई के बहाने संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले हफ्ते जो बयान दिया, उसका बवाल थमता नहीं दिख रहा। अब संघ के ही मुखपत्र में ऐसा लेख छपा है जो भागवत के बयान से मेल नहीं खा रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी बताएंगे। चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं और इसका सियासी असर राष्ट्रीय राजनीति में होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी को एक दूसरे का दोस्त, साथी, मददगार तक करार दे दिया है। अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया। अमित शाह के साथ संदीप दीक्षित और अजय माकन की तस्वीर। आम आदमी पार्टी सुबह से ही कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताकर निशाना साध रही है और इसके पीछे की वजह है केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस का ट्रिपल अटैक। दिल्ली की लड़ाई कैसे इंडिया गठबंधन में टूट तक आई, ये आज की हमारी है कवर स्टोरी। अजय माकन वही काम करते हैं जो उनको बीजेपी वाले कहते हैं। उनके गाइड जो हैं वो बीजेपी वाले हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। संजय सिंह गुस्से में हैं, कांग्रेस के खिलाफ भड़के हुए हैं। पिछले हफ्ते तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चा हो रही थी। अब आप ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कह दिया है कि दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें। आपके नेता 3 कारणों से कांग्रेस से नाराज हैं। पहला कारण केजरीवाल के खिलाफ बयान, दूसरा केजरीवाल के खिलाफ शिकायत और तीसरा केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार। 3 कारणों के केंद्र में है केजरीवाल। कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन ने एक दिन पहले ही केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी कहा था। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को एक शब्द से उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, फर्जीवाद। केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है। माकन के इसी बयान से आपके नेता भड़के हुए हैं और अब कांग्रेस को ही गठबंधन से किनारे करने की मुहिम में जुट गए हैं। बुधवार को ही संजीवनी और महिला स्कीम को लेकर धोखाधड़ी की खबर चर्चा में आई थी। इसको लेकर यूथ कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दे दी। आपके भड़कने की दूसरी बड़ी वजह यही है। और जो तीसरी वजह है, उसका चेहरा संदीप दीक्षित है, जो कि नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार है। आपका कहना है कि संदीप के लिए फंडिंग बीजेपी कर रही है। संदीप दीक्षित ने इसको लेकर आप पर पलटवार किया है। पंजाब पुलिस के एक अधिकारी हैं जिनसे मेरी जान पहचान है, उनसे बात की। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, यहाँ भी खबर है कि यहाँ की पुलिस दिल्ली में लगाई गई है सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए। तो उसकी कंप्लेन मैंने एलजी साहब को कही और वही जानकारी देते देते उस अधिकारी ने बताया कि ये भी यहाँ खबर है कि कुछ पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं या पुलिस वाले हैं जिनके संरक्षण में लाखों करोड़ों का कैश जो है पंजाब से दिल्ली गाड़ियों में लाया जा रहा है। संदीप दीक्षित ने एलजी से भी मुलाकात की है और फर्जी रजिस्ट्रेशन से लेकर जासूसी तक के आरोप में आम आदमी पार्टी की शिकायत की है। आप और कांग्रेस के बीच सियासी नुरा कुश्ती पर दूर से बैठकर बीजेपी मजे ले रही है। इन दोनों दलों के बीच में जो ये गले मिलते दिख रहे थे,
ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था, और दोनों की नजर इस पे थी कि कौन दूसरे को निपटा कर गद्दी पर पूरा कब्जा कर ले। खबरों में बने रहने की चाहत में एक दूसरे के प्रति कितनी नफरत है, ये उनके बयान से साफ हो गई। वैसे भी दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन नहीं था, दोनों पहले ही तय कर चुके थे कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन है उससे कांग्रेस को अलग थलग करने की मुहिम अगर पार्टी शुरू करती है तो फिर राष्ट्रीय राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। वैसे इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को किनारे करने की शुरुआत संसद के शीतकालीन सत्र में पिछले महीने ही हो चुकी थी। तब टीएमसी ने कांग्रेस के हाथ से नेतृत्व लेकर ममता बनर्जी को देने की वकालत की थी। टीएमसी से कांग्रेस का नेतृत्व लेकर विवाद है। ममता बनर्जी गठबंधन का नेतृत्व खुद करना चाहती हैं। कई दलों ने खुलकर ममता का साथ भी दिया। समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का संसद की सीट को लेकर भी विवाद हुआ था। समाजवादी पार्टी के जो सांसद आगे बैठते थे उन्हें पीछे बैठना पड़ा। आरजेडी और कांग्रेस में महिला स्कीम को लेकर तनातनी हुई। बिहार में तेजस्वी ने महिलाओं के लिए योजना का ऐलान किया, जिस पर कांग्रेस ने अपनी नाराजगी दिखाई। उधर उद्धव की शिवसेना से सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस का विवाद अभी थमता नहीं दिख रहा। उद्धव की पार्टी ने कांग्रेस को सावरकर पर संभल कर बोलने के लिए कहा, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ईवीएम को लेकर कांग्रेस के मतभेद दिखे। उमर अब्दुल्ला ने कह दिया था कि जब जीतते हैं तब दोष क्यों नहीं देते। आज ही ईवीएम पर शरद पवार की एनसीपी ने भी कांग्रेस से अलग लाइन ले ली है। सुप्रिया सुले ने कह दिया है कि ईवीएम को दोष नहीं दे सकते। आम आदमी पार्टी से विवाद जग जाहिर है। हरियाणा चुनाव के वक्त ही दोनों का गठबंधन टूट गया था। कांग्रेस के खिलाफ आपकी बौखलाहट के पीछे दिल्ली का वो सामाजिक समीकरण माना जा रहा है जिसके सहारे केजरीवाल सत्ता में एक बार फिर से वापसी करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस मजबूती से लड़कर उनका रास्ता रोकने में जुटी हुई है। केजरीवाल के खिलाफ एक तरीके से सियासी चक्रव्यूह तैयार हो गया है। उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के संदीप दीक्षित आज एलजी के पास उनकी शिकायत लेकर पहुंच गए। तो वहीं बीजेपी महिला मोर्चा ने भी केजरीवाल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया और मुस्लिम भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं कुछ हिस्सों में, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये साइबर क्राइम भी हो सकता है। 100% छलावा है ये। अब महिलाओं ने ठाना है केजरीवाल को भगाना है। तुम वोटर आईडी क्यों ले रहे हो? जिस महिला सम्मान योजना के जरिए आप दिल्ली में आधी आबादी को साधने की तैयारी में है, उसी आधी आबादी की फौज को आज बीजेपी ने केजरीवाल के घर के बाहर खड़ा कर दिया। बीजेपी महिला मोर्चा ने सम्मान योजना को अपमान बताकर केजरीवाल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। केजरीवाल की तरफ से महिला सम्मान योजना की जो घोषणा की है उसको लेकर ये पूरी नाराजगी है। पोस्टर के जरिए जाहिर कर रहे हैं कि एक झूठा वादा किया गया है। आप देखिए यहाँ पर है कि जो पंजाब में 1000 रुपए नहीं दे पाए वो क्या दिल्ली वासियों को 2100 रुपए देंगे, महिलाओं को देंगे। प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी। प्रदर्शनकारियों को अरविंद केजरीवाल के घर से पहले ही रोक दिया गया। इससे पहले मौलानाओं और इमाम की टुकड़ी ने भी केजरीवाल के घर कूच किया। आप सरकार पर मौलानाओं की अनदेखी के आरोप लगाए। 6 महीने से ये आम आदमी हमें टाइम नहीं दे रहा है। हमारी 17 महीने की सैलरी रुकी है। जितने भी दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम हैं 17 महीने की सैलरी रुकी हुई है। हमें नहीं पता इन्होंने क्यों रोकी हुई है, ये तो यही बताएंगे ना। और ये मिलना नहीं चाहते तो फिर पता कैसे चलेगा रुके क्यों है। केजरीवाल की तरफ से मौलानाओं को मिलने का समय नहीं दिया गया। अब चुनाव में मौलानाओं के फतवे आपके खिलाफ भी जारी हो सकते हैं। वहीं केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आवास के बाहर नजर आए। आपकी महिला सम्मान योजना को गुमराह करने वाला बताकर उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर दी। अगर सही में WCD की कंप्लेंट सही है, इसलिए मैंने पहली लाइन कही, इसमें इंक्वायरी की जाएगी। अगर सही है तो फिर धोखाधड़ी का केस चलना चाहिए केजरीवाल जी पे, आतिशी जी पे और उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं पे जो जगह जगह जाके कह रहे हैं कि ये स्कीम है, हम इसमें 2100 बढ़ाएंगे। महिला सम्मान योजना के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर भी चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी ने अब तक नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन प्रवेश वर्मा की मौजूदगी और बयान बता रहे हैं कि वो नई दिल्ली के दंगल में तीसरे चेहरे हो सकते हैं।
नई दिल्ली की मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रवेश वर्मा लाडली माताओं और बहनों का आशीर्वाद ले रहे हैं। कल उनकी आर्थिक मदद वाले वीडियो पर सवाल उठे तो उन्होंने आज महिला दरबार लगाया, जिसमें पहले से ज्यादा भीड़ जुटी थी। नई दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस ने घेराबंदी की तो आप अब कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताने लगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। जिस महिला सम्मान योजना के जरिए आप दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी को चित्त करने की तैयारी में थी, अब दोनों मिलकर उसी बिसात पर आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिसकी जद में नई दिल्ली विधानसभा सीट भी है, जो इस बार अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ा सकती है। प्रवेश वर्मा एक तरफ नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जाट अस्मिता का मुद्दा उठाकर दिल्ली में कमल खिलाने की तैयारी हो रही है। पूर्वांचलियों के बाद दिल्ली का सियासी कांटा जाट समुदाय पर फंस गया है। दिल्ली में जाट फैक्टर कितना प्रभावी है, आइए देखते हैं। अरविंद केजरीवाल अगर मुझको देशद्रोही बोलते हैं तो मेरे पूरे समाज को गाली देने का उन्होंने काम किया है। बीजेपी के जाट नेता और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली चुनाव में जाट अपमान का मुद्दा उछाल दिया है। शुरुआत कल ही सोशल मीडिया पर हो गई थी और आज प्रवेश वर्मा ने इसे एबीपी न्यूज के कैमरे पर जुबान दे दी है। मैं जाट समाज से आता हूं, मैं गांव देहात से आता हूं। दिल्ली देहात हमेशा मेरे पिताजी के साथ खड़ा रहा। मेरे को दिल्ली देहात के नाम से जाना जाता है, मेरे को गाँव के नाम से जाना जाता है, मेरे को डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे के नाम से जाना जाता है। तो अरविंद केजरीवाल अगर मुझको देशद्रोही बोलते हैं तो मेरे पूरे समाज को गाली देने का उन्होंने काम किया है, पूरे दिल्ली देहात को गाली देने का काम किया है। दरअसल कल प्रवेश वर्मा के घर के बाहर कुछ महिलाएं नजर आई थी, जिनके हाथों में पैसे और प्रवेश वर्मा की तस्वीर वाला लाडली योजना कार्ड था। आपने इसे नोट फॉर वोट की संज्ञा दी। खुद अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोला और लिखा, ये आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हो या खुलेआम वोट खरीद रहे हो? आपके पिता को आज शर्म आ रही होगी आप जैसे देशद्रोही बेटे पर। अरविंद केजरीवाल की पोस्ट से प्रवेश वर्मा ने देशद्रोही शब्द को हाईलाइट किया और इसे जाट समुदाय के अपमान से जोड़ दिया। बीजेपी प्रवेश वर्मा की इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है तो आप बचाव में उतर आई। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा एक जाटों के बड़े नेता हैं। देश भर में उनका एक नाम है, उनके पिताजी का एक नाम था। आप जब आक्षेप लगाते हैं तो पूरे कम्युनिटी पर आक्षेप लगाते हैं और उन्होंने ठीक कहा कि आपके पास कोई सबूत हो तो पेश करिए कि देशद्रोह का आप सबूत लगा रहे हैं। ये लोग तो गाली गलौज की राजनीति में ही यकीन रखते हैं। उसका जवाब दिल्ली की जनता अपने वोट की ताकत से देगी। इससे पहले दिल्ली में आप और बीजेपी पूर्वांचलियों के मुद्दे पर भिड़ चुके हैं और अब अगली लड़ाई जाट मुद्दे पर शिफ्ट हो रही है, जो दिल्ली में काफी प्रभावी है। दिल्ली में जाट वोटर 8% के करीब है। 8 से 10 सीटों पर जाट वोटर निर्णायक भूमिका में है। जाट समाज की आबादी बाहरी दिल्ली, खासकर दिल्ली देहात में अधिक है और यही वजह है कि लोकसभा में आपके साथ संगठन में लड़ी कांग्रेस भी केजरीवाल पर गरम है और प्रवेश वर्मा पर नरम। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की एक कमजोरी हो गई है कि जो भी व्यक्ति राजनीतिक रूप से उनको सूट नहीं करता उसको देशद्रोही कहें। अगर हम सच्ची में चले गए देशद्रोही की बात में तो फिर अरविंद केजरीवाल के जो पंजाब के मिलिटेंट्स के साथ संबंध थे, जिस तरीके से वो पंजाब के मिलिटेंट्स के साथ सोए थे 2017 या 2018 का चुनाव में, तो क्या उसी चीज को हम कंटिन्यूअसली लेते रहें? पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी के पास बड़े जाट चेहरे के तौर पर कैलाश गहलोत मौजूद थे, लेकिन अब वो बीजेपी के हो चले हैं। वहीं बीजेपी प्रवेश वर्मा के अपमान को मुद्दा बनाकर जाट वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश में है। हालांकि आपके तल्ख तेवर प्रवेश पर बरकरार है। आप सांसद संजय सिंह कैश कांड की शिकायत लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे थे, यानी दोनों तरफ से दमदार दंगल जारी रहने वाला है, जिसके केंद्र में फिलहाल प्रवेश वर्मा है। आगे बढ़ते हुए बात अब कांग्रेस की करेंगे, जिसने मोदी सरकार के खिलाफ अपनी नई यात्रा का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक के बेलगावी में अपने 86वें अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान और ईवीएम के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ पूरे 1 साल का रोड मैप तैयार कर लिया। कांग्रेस कल से 26 जनवरी तक जय भीम जय संविधान अभियान शुरू करेगी। जय भीम जय संविधान रैली कल बेलगावी से शुरू होकर 26 जनवरी को एमपी के महू में खत्म होगी।
26 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश के महू से संविधान बचाओ पदयात्रा की शुरुआत होगी। 26 जनवरी को संविधान की 75वीं वर्षगांठ है। पदयात्रा की शुरुआत राहुल गांधी कर सकते हैं। कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा पूरे एक साल यानी 26 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। इससे पहले कांग्रेस ने बेलगावी महाधिवेशन में खुद को रिचार्ज किया और दावा किया कि गांधी जी की असली उत्तराधिकारी वही है। अंबेडकर के सम्मान और उनके संविधान की रक्षा भी कांग्रेस ही कर सकती है। तारीख वही है 26 दिसंबर, जगह वही है बेलगावी का मैदान, पार्टी भी वही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बस दो चीजें अलग हैं। 100 साल पहले जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस महाधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आज उन्हें सम्मान देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े थे। 100 साल पहले कांग्रेस एक आंदोलन था, तो 100 साल बाद कांग्रेस उस विचार को ढूंढ रही है जो क्लिक कर जाए उसे सुनहरे दौर में ले आए। महात्मा गांधी के बेलगाम महाधिवेशन की अध्यक्षता करने की 100वीं वर्षगांठ पर आज सबसे पहले कांग्रेस ने बेलगावी में एक पैदल मार्च किया। लेकिन बेलगावी को गांधी और गांधी परिवार में बनाने के लिए एक जगह भूल भी हो गई। बीजेपी को कांग्रेस के सोनिया, राहुल और प्रियंका वाले कटआउट में भारत का गलत नक्शा दिखाई दे गया। नक्शे से पाक अधिकृत कश्मीर गायब था। बीजेपी ने देखते ही आरोप लगाया, कहा कांग्रेस की टुकड़े टुकड़े और जॉर्ज सोरोस वाली सोच एक्सपोज हो गई। जिस भारत माँ के टुकड़े करते तुमको लाज न आई थी, उस भारत माँ की यह छवि तुमने आज दिखाई है। संज्ञान में आते ही कांग्रेस ने गांधी परिवार के ये कटआउट हटवा दिए। बीजेपी पर तरस भी दिखाया, कहा ये लोग यही सब ढूंढते रहते हैं। पोस्टर वो लगाए वो असली है क्या? जो ये लोग ने जो पोस्टर लगाया है, लग रहा है मेरे को, लोगों ने ये किस तरीके से जो इस प्रोग्राम को पूरा देश में डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है, इसमें साफ साफ दिख रहा है। पैदल मार्च के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ठीक 3 बजे झंडा फहराकर नव सत्याग्रह की शुरुआत की। बता दें कि नव सत्याग्रह कोई उपवास नहीं बल्कि इस मंथन बैठक का नाम है। तिरंगे रंगों से सजे शानदार पंडाल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बैठे। इसके बाद मंथन शुरू हुआ। बैठक के बाद कांग्रेस ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण जारी किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस के पास गांधी जी की विरासत है, कांग्रेस ही उनकी उत्तराधिकारी है। आज सत्ताधारी दल समाज में सद्भाव बिगाड़ रहा है, उसके नेता लड़ा रहे हैं। कांग्रेस गांधी, नेहरू, अंबेडकर के सम्मान के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। मोदी से संविधान को खतरा है। संविधान को बदलना उनका पुराना प्रोजेक्ट है। संवैधानिक मूल्यों का आदर नहीं रह गया है। चुनाव अब निष्पक्ष नहीं रह गए हैं। संसद में हमने सरकार को बैकफुट पर धकेला है। विपक्ष में नई स्फूर्ति पैदा की है। महात्मा गांधी के जो आदर्श हैं, महात्मा गांधी जी को जो मूल्य है, महात्मा गांधी जी ने हमें जो सिखाया था, उस पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आरएसएस, बीजेपी की ओर से हमला हो रहा है। बहरहाल तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सोनिया गांधी महाधिवेशन में नहीं पहुंची। कल बेलगावी में महाधिवेशन का दूसरा दिन है। कल एक रैली होगी। वहीं अटल जयंती के मौके पर अटल विचार परिषद नाम के संगठन ने पटना के बापू सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में लोक गायिका देवी मंच पर रघुपति राघव राजा रामवाला महात्मा गांधी का गाया मशहूर भजन गा रही थीं। लेकिन सामने बैठे लोग नाराज हो गए। देवी को माफी तक मांगनी पड़ गई। अब इस पर सियासत गर्मा गई है। कार्यक्रम के आयोजक बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित चौबे थे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। मौका अटल जी की जयंती के कार्यक्रम का था। मंच से लोक गायिका देवी रघुपति राघव राजा नाम का भजन गा रही थी। ईश्वर अल्लाह वाली लाइन पर सामने बैठे लोग नाराज हो गए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। बापू सभागार में सामने बैठे बीजेपी के समर्थक जब उत्तेजित होने लगे तो आयोजकों में से 1-2 लोग देवी के पास पहुंचे, कान में कुछ कहा, फिर देवी ने मंच से ही माफी मांगी। सॉरी टाइप
देखिए, गाने से आपको कोई भी, मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। मंच से आयोजकों ने जय श्री राम के नारे लगवाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद थे। हंगामे के बीच मंच पर चौबे भी पहुंचे, माइक संभाला और नारे लगाए। जय श्री राम, जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम गीत पर हुए इस विवाद ने बड़ा सियासी रूप ले लिया है। विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया, लिखा देवी को माफी मांगने पर मजबूर करना बताता है कि बीजेपी महापुरुषों को बार बार अपमानित कर रही है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी पर हमला बोला। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। देश में अंबेडकर के विवाद के बीच इस नए विवाद ने सियासी आग में घी डाल दिया है। बीजेपी कह रही है कि जिन्होंने देवी के गीत पर सवाल उठाए वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। भजन पे हंगामा हुआ और लालू यादव जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तुच्चा ओछा, आपसे तुच्चा और ओछा कौन होगा लालू जी? आप तो चारा खा गए, अलकतरा खा पी गए। दरअसल जो भजन है उसको तो आप लोगों ने बदलने का काम किया। ये तो लोगों ने, जो आम जनता वहां पे थी, उनमें ये आया कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए, उन्होंने किया। इसमें पार्टी का कोई लेना देना इससे नहीं था। जेडीयू ने भी इस घटना को लेकर निशाना साधा, कहा है कि जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं है। अब किन स्तरों पे ये गलतियां हुई है, ये माफी मांगने का कोई विषय ही नहीं। राष्ट्रपिता के सम्मान से कोई समझौता ना हम कर सकते हैं, ना हमारी पार्टी, और कोई भी दल इस देश में महात्मा गांधी के सम्मान से कोई समझौता नहीं कर सकता। और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, सबके उनके पार्टी के जो संविधान है उसमें महात्मा गांधी जी का सबसे ऊपर स्थान है। अब इस विवाद पर राजनीति तेज हो चुकी है। आगे कहां तक ये जाएगा, कहा नहीं जा सकता। सबको सन्मति दे भगवान। मैं खुद अपने बचपन से जो सुनती आ रही हूं वो यही वाली रामधुन है जिसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बोला गया है। लेकिन इतिहास के पन्नों में झांके तो कई जगह दावा किया गया कि मूल भजन लक्ष्मणाचार्य ने लिखा है। उनके लिखे श्री नमः रामनायम ग्रंथ में से पूरा भजन लिया गया। लक्ष्मणाचार्य ने जो लिखा था उसके शब्द थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। लेकिन दावे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश देने के लिए गांधी जी ने इसकी बाद की लाइनें बदल दी थी या बदलवा दी थी और उसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जोड़ दिया गया था। 1948 में एक फिल्म आई थी श्री राम भक्त हनुमान। बताया जाता है इस फिल्म में लक्ष्मणाचार्य का लिखा ये ओरिजिनल भजन था। उसमें भी कहीं पर भी अल्लाह शब्द का जिक्र नहीं था। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का आज तीसरा दिन था, लेकिन चर्चा अब भी नीतीश के मन में क्या है इसी बात पर अटकी हुई है। कल ही बीजेपी की ओर से सीएम के ख्वाब वाला बयान आया। कल से आज तक डैमेज कंट्रोल जारी है और इस बीच आरजेडी ने दही चूड़ा पार्टी से पहले ही पलटी का न्योता नीतीश कुमार को दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के तीसरे दिन शिवहर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। लाभार्थियों को सौगात सौंपी गई। उसके बाद फोटोशूट हुआ। एक फ्रेम में नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और स्थानीय विधायक चेतन आनंद नजर आए। इन्हीं तस्वीरों की रिसर्च में आरजेडी भी जुटी है। चेहरों के हाव भाव पढ़ने की कोशिश कर रही है। एक एक इंच की दूरी तलाश रही है ताकि 25 में चुनाव से पहले और बाद में चाचा के साथ सत्ता की संभावनाएं बनी रहे। राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं। खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर। देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है तो आए तो। आरजेडी की इन उम्मीदों को उड़ान एनडीए खेमे से आ रही तस्वीर ही दे रही है।
कल अटल जयंती कार्यक्रम के मौके पर नीतीश और सम्राट चौधरी की तस्वीर चर्चाओं में रही। कहा जा रहा है कि नीतीश की सम्राट चौधरी से आंखें नहीं मिली थी और आज दोनों शिवहर में एक साथ नजर आए। आखिर इस बीच ऐसा क्या हुआ? जिन सियासी अटकलों पर पॉलिटिकल पंडित माथापच्ची कर रहे हैं, उसे आरजेडी जोर शोर से आवाज दे रही है। बीजेपी चाहती है जेडीयू को तोड़कर अपनी सरकार यहाँ बनाना। आदरणीय नीतीश कुमार जी के कुर्सी पर बीजेपी की नजर लगी हुई है। अब जेडीयू में भी कई धड़ा हैं, कुछ विधायक हैं, कुछ लोग हैं जो जेडीयू का विलय ही बीजेपी में करना चाह रहे हैं। दरअसल कल ही दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिहार में बीजेपी के सीएम का संकल्प दोहराया था। हालांकि बाद में उन्होंने खुद सीएम पद के लिए नीतीश के नाम की बैटिंग कर दी। अटल जी के सबसे बड़े चहेते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और उनको यहाँ सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा गया। यहाँ सरकार अटल जी के सोच के अनुकूल एनडीए की सरकार यहाँ पर बनेगी। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी रहेगी। वैसे जेडीयू ने कह दिया है कि आरजेडी की दाल गलने वाली नहीं है, एनडीए एकजुट है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने राजद नेताओं को नहीं देखने चाहिए। जमीन सरक गई है और उन हालात ऐसे बन रहे हैं कि 2010 में जो उनकी 22 सीटें थी उनको भी वो बचा पाने में कामयाब नहीं होंगे। एनडीए का जो गठबंधन है ये अटूट है। नीतीश के नाम पर बीजेपी और आरजेडी में संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन खुद नीतीश मौन है। हंसी ठिठोली कर बयान देने का उनका अंदाज मीडिया के कैमरों से नदारद है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नीतीश के मन में चल क्या रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर मचे संग्राम की कर लेते हैं बात। संतों की आपत्ति के बाद संघ के मुखपत्र की लाइन भी संघ प्रमुख के बयान से मेल नहीं खा रही है। वजह क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। संभल में अतीत की तलाश हो रही है। हिंदू तीर्थ की निशानियां तलाशी जा रही हैं। और इसी संभल को लेकर देश की सियासत में संग्राम छिड़ा हुआ है। 19 दिसंबर को पुणे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया जो सियासी विवाद का केंद्र बना। चलो राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे, हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। मोहन भागवत ने उन लोगों पर सवाल उठाए जो मस्जिद में मंदिर तलाश रहे हैं। भागवत के बयान पर पिछले दिनों जगत गुरु रामभद्राचार्य भी सवाल उठा चुके हैं। उनका बयान अदूरदर्शी है। वो हमारे शासक नहीं है, संघ हमारा शासक नहीं, हम उसके शासक हो सकते हैं। अब आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में जो कुछ लिखा गया वो बता रहा है कि पत्रिका ने मोहन भागवत के बयान से अलग लाइन ली है। विवादित स्थलों और संरचनाओं का वास्तविक इतिहास जानना महत्वपूर्ण है। जिन धार्मिक स्थलों पर हमला किया गया या जिन्हें ध्वस्त किया गया, उनकी सच्चाई जानना जरूरी है। शांति और सौहार्द तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मुस्लिम समुदाय सच्चाई को स्वीकार करे। अब सवाल ये कि जो मोहन भागवत ने पुणे में कहा उससे अलग बात ऑर्गेनाइजर के लेख में क्यों है? तो बताया ये जा रहा है कि जिस दिन भागवत ने बयान दिया उस दिन उनके बयान के सामने आने से पहले ही लेख छपने के लिए जा चुका था। उधर मोहन भागवत के बयान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी सवाल उठा दिए हैं। जब ये सत्ता में नहीं थे तब सत्ता पाने के लिए इन्होंने मंदिर मस्जिद विवाद को दिन रात परिश्रम करके उठाया। अब ये सब संभालना थोड़ा कठिन हो रहा है, इसीलिए अब चाहते हैं कि इस पर ब्रेक लगा दिया जाए। तो ये सत्ता का मामला है। अब आप कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मत देखो। अरे भाई, हम हर मस्जिद में कहाँ देख रहे हैं? जिस मस्जिद में हमको ये प्रमाण मिल रहे हैं कि ये मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है, उस मस्जिद के बारे में हम अपनी बात उठा रहे हैं, प्रमाण के साथ उठा रहे हैं। अब इस पूरे एपिसोड में विश्व हिंदू परिषद नया प्रस्ताव लेकर आया है। संगठन कह रहा है कि अगर मुस्लिम समुदाय मथुरा और काशी पर दावा छोड़ दें तो हिंदू समाज को समझाने की कोशिश की जा सकती है। अयोध्या हमने लिया है, कोर्ट से लड़कर लिया है। यदि मुसलमान उस समय आगे बढ़ते और तीनों स्थान हमारे हवाले कर देते तो ये विषय ही नहीं आता।
बाकी 2 बचे हैं, यदि उन दोनों को भी दे देते हैं तो मुझे लगता है कि हम समाज के जो जागृत वर्ग है उसको भी समझा सकेंगे कि हर जगह पर यह काम नहीं किया जा सकता। पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है। फिलहाल संभल पर संत और संघ के विचार मेल नहीं खा रहे हैं। आगे इस विवाद में क्या कुछ होता है उस पर नजर रहेगी। वहीं संभल में धार्मिक स्थलों की खोज के लिए खुदाई भी जारी है और अब प्रशासन को खुदाई में शाही जामा मस्जिद से थोड़ी ही दूर पर एक मृत्यु कूप मिला है, जिसका जिक्र स्कंद पुराण के साथ ही साथ संभल के ऐतिहासिक नक्शे में भी है। और अब सवाल बड़ा है कि संभल में आखिर क्या क्या दबा हुआ है। युद्ध स्तर पर खुदाई चल रही है। फावड़े की एक एक मार को स्थानीय लोग हैरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। जिस तरह खुदाई चल रही है वो संभल की शाही जामा मस्जिद से महज 280 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि जिसे लोग कूड़े का ढेर समझते रहे वहां प्रशासन की टीम को एक मृत्यु कूप मिला है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मृत्यु कूप कुएं जैसे आकार का है। संभल नगर पालिका ने ये कूप चिन्हित किया है। जो नगर पालिका का पूरा प्रशासन है वो पूरा प्रशासन लगातार इस पूरे कुएं की खुदाई कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग भी आने लगे हैं पूजा अर्चना करने। ये मृत्यु कूप कई सालों पहले विलुप्त हो गया था, जिसे ढककर इस पर कूड़ा फेंका जा रहा था। स्कंद पुराण में संभल के इस मृत्यु कूप का जिक्र है। संभल के ऐतिहासिक नक्शे में भी ये कूप नजर आता है। नक्शे में इसे हरि मंदिर से उत्तर की ओर बताया गया है। ये कूप महादेव मंदिर के पास बना है। संभल में ऐसे 19 कूप बताए जाते हैं। अब सालों बाद मिले मृत्यु कूप के बाद स्थानीय लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इसी कूप में स्नान करके लोग हरिहर मंदिर में पूजा करने जाते थे। कूप का बचपन से हम देखते आ रहे हैं, उस वक्त खुला हुआ था तो यहाँ लोग पूजन करते थे, देखते थे। 19 कूपों में से एक है, मृत्यु कूप इसका नाम है। कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से ही समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं और हरि मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर है ये। वहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम विलुप्त तीर्थों का दौरा करने हौज भद्रका इलाके पहुंची। स्कंद पुराण में पूरा एक पाठ भद्रकाश तीर्थ, आनंद सागर तीर्थ और मत्स्योदरी तीर्थ पर लिखा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम संभल के हौज भद्रका इलाके में पहुंची है। हौज भद्रका इलाके के भीतर ये जो पूरा तीर्थ मौजूद है इसका नाम है भद्रकाश तीर्थ। ये कई वर्षों पुराना तीर्थ है। हिंदू धर्म में स्कंद पुराण में इसका वर्णन भी है। प्रशासन की टीम संभल में दबे सनातन के निशान खोज रही है। उसे अब तक की खुदाई में मंदिर, कूप और बावड़ी मिल चुके हैं और अब उसकी नजर विलुप्त हुए तीर्थों और बाकी के 18 मृत्यु कूप पर है। यूपी के संभल से आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर मंत्रालयों के बंटवारे के बाद मंत्रियों को उनके दफ्तर और बंगले भी अलॉट हो गए हैं। खबर है कि इस आवंटन से ज्यादातर मंत्री नाखुश हैं। मामला वास्तु दोष से लेकर ज्योतिष शास्त्र और सियासी इतिहास का भी है। मुंबई के मालाबार हिल में बना ये रामटेक बंगला है। संगमरमर सी सफेद दीवारें और हरे भरे बाग बगीचे। सपनों की जिस मुंबई में छत भी नसीब की मोहताज है, वहां ये भव्य और दिव्य इमारत स्वर्ग से कम नहीं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कोई भी रहना नहीं चाहता। रामटेक बंगले की काफी चर्चा फिलहाल होते हुए नजर आ रही है। मैं फिलहाल हूँ रामटेक बंगले के पास में और रामटेक बंगला ये अभी सरकार की तरफ से राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को दिया गया है, पर बावनकुले बंगला बदलने के लिए पंकजा मुंडे से चर्चा कर रहे हैं और इस सूत्रों की माने तो पंकजा मुंडे रामटेक बंगला लेने के लिए तैयार है। रामटेक बंगले का इतिहास भी सियासी दोष पर मोहर लगाते हैं। 1993 में शरद सरकार में विलासराव देशमुख को रामटेक बंगला मिला। 1995 में चुनाव में सत्ता से बाहर हो गए। गोपीनाथ मुंडे इस बंगले पर 1995 से 99 तक रहे। 1999 में विधानसभा चुनाव में वो हार कर सत्ता से बाहर हो गए। बतौर मंत्री एनसीपी नेता छगन भुजबल भी यहाँ रहे और इस बार मंत्री नहीं बन पाए। शिंदे सरकार में मंत्री और शिवसेना के नेता दीपक केसकर यहाँ रहे, इस बार मंत्री नहीं बन पाए।
बावन कुले वास्तुदोष से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे मंत्री हैं जो बंगले की हसरत पाले थे, लेकिन अब उन्हें फ्लैट से ही संतोष करना पड़ रहा है। दरअसल महायुति सरकार में 42 मंत्री और बंगले 21। इन 21 में भी एक में शिवसेना और एनसीपी का कार्यालय चल रहा है, जिस वजह से कई मंत्रियों को बंगला नहीं मिला। आखिर में काम इम्पोर्टेंट है। कई लोगों कोई ग्रामीण भाग के जो मंत्री है उनको शायद घर उनके हिसाब से वो हमारे मुख्यमंत्री और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री वो विषय सॉल्व करेंगे। वो मेरा काम, वो जवाब मेरा, इस सवाल का जवाब देना मेरा काम नहीं है। दरअसल मंत्री जी के बंगले से भी उनकी सियासी ताकत आंकी जाती है, इसीलिए हर मंत्री की कोशिश रहती है कि उनके पास जितने अच्छे मंत्रालय हो उतना ही अच्छा बंगला और दफ्तर मिले। लेकिन शिवसेना और एनसीपी के मंत्री दुखी हैं, क्योंकि मन मुताबिक मंत्रालय के बाद भी बंगले नहीं मिल रहे। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के अंतर धार्मिक विवाह पर बीते दिनों जो जुबानी विवाद छिड़ गया था, उस मुद्दे पर पहली बार सोनाक्षी के पिता और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है, आपकी जानकारी, समझ और सराहना के लिए शुक्रिया। सोनाक्षी सिन्हा ने मामले को समझदारी से, समय पर और बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। ये मामला अब खत्म हो चुका है, कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। पहले अभिनेता मुकेश खन्ना ने नाम लेकर सोनाक्षी की परवरिश पर सवाल उठाए थे। फिर कुमार विश्वास ने रामायण और लक्ष्मी का जिक्र किया था, जिसे सोनाक्षी की शादी से जोड़कर देखा गया था। बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत खराब है। वो दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। उनकी सेहत पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इनके स्वास्थ्य से जुड़े हुए हर अपडेट आपको एबीपी न्यूज पर मिलता रहेगा। आपको बताते चले, तबीयत उनकी बिगड़ गई, इसके बाद एम्स के इमरजेंसी विभाग में उनको भर्ती करवाया गया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत महसूस होने के बाद उनको एम्स लेकर जाया गया और फिलहाल आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। इन सब के बीच राहुल गांधी बेलगावी से वापस दिल्ली लौट रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी राजधानी दिल्ली लौट रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत काफी लंबे समय से खराब थी। आपको याद भी होगा कि संसद के एक सत्र के दौरान व्हील चेयर पर कैसे उनको लेकर जाया गया था। फिलहाल दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद एम्स में भर्ती कराया गया है और डॉक्टर्स उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। एम्स के इमरजेंसी वार्ड में उनको भर्ती करवाया गया है। फिलहाल बेलगावी में जो बड़ा कार्यक्रम चल रहा था कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी के बारे में खबर है, वो दिल्ली लौट रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वापस लौट रहे हैं। कल का जो बड़ा कार्यक्रम होना था बेलगावी से, जिसको लेकर एक लंबा चौड़ा अगले 1 सालों का प्लान कांग्रेस पार्टी ने तैयार कर रखा था, कल से जिसकी शुरुआत होनी थी, फिलहाल उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। ये अभी तक की बड़ी जानकारी मिल रही है। जैनेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जैनेंद्र, डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत कैसी है? देखिए चित्रा, इसको लेकर के एम्स की तरफ से स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि उनकी जो हालत है बहुत नाजुक बताई गई है। देर शाम उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया था और वहां पर आईसीयू में उन्हें एडमिट कराया गया था। एम्स की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन देखिए संकेत जो है वो अच्छे नहीं है। एक बड़ी जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि बेलगावी में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है। कल बेलगावी में एक बड़ी रैली आयोजित होनी थी, उस रैली के बारे में जानकारी ये मिल रही कि रद्द कर दी गई है और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता, खासतौर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आज देर रात की फ्लाइट से वापस दिल्ली आ रहे हैं। ये जो सारे संकेत हैं, ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसके बारे में हम और आप और दर्शक भी समझ रहे हैं, लेकिन एम्स की तरफ से कोई भी आधिकारिक स्टेटमेंट अभी तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में नहीं आया है और इसीलिए इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जो है मनमोहन सिंह की सेहत ठीक होगी, लेकिन जो उनके नजदीकी सूत्र हमें बता रहे हैं उनकी सेहत बहुत नाजुक थी जब उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया और उन्हें तत्काल आईसीयू में भर्ती कराया गया। और फिलहाल कांग्रेस के जो सारे नेता हैं जो मौजूद हैं वो वहां से वापस आ रहे हैं। चित्रा,